डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके पास में लेके आया हूँ नीट जो अभी हुआ है 2021 में, कल का पेपर, उसका आंसर की विद सम एक्सप्लेनेशन। तो इसमें सिर्फ मैं केमिस्ट्री सेक्शन डिस्कस करूंगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51 है मेरे पास में। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयलेज लॉ विच शोज अ ग्राफ ऑफ प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ऑफ गैस एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। ठीक है, तो इसमें ये बोल रहा था आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। देखो, प्रेशर इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा गया है, ये बॉयलेज लॉ कहता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी प्रेशर टेम्परेचर का ग्राफ बनाएंगे, सॉरी प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ बनाएंगे, तो वो ग्राफ इस तरह, अगर मैं प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ बनाऊंगा वो इस तरह ग्राफ आएगा। अगर मैं डिफरेंट टेम्परेचर्स पे ले रहा हूँ, सपोज T1 T2, तो इस तरह के ग्राफ मुझे मिलेंगे। अब मुझे देखना है कि इस तरह का ग्राफ कौन कौन सा है। हमारे पास में ये दो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 और 4। तो इन दोनों में इस तरह का ग्राफ है। ठीक है, अब इन दोनों में से चूज करना है कि सही वाला कौन सा है। देखो, मैं वॉल्यूम को सपोज रखता हूँ कांस्टेंट यहाँ पे सिंपली। उसके बाद में जहाँ पे ये टच कर रहे हैं इन लाइन्स को, वो मिलाता हूँ प्रेशर वाली इससे, ठीक से, प्रेशर एक्सिस से। अब मुझे मालूम है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जिसका प्रेशर ज्यादा, यानी जिसका प्रेशर में ज्यादा हो रहा है उसका टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। तो देखो यहाँ पे 600 केल्विन है तो प्रेशर हाई, 400 केल्विन है तो प्रेशर लो, 200 केल्विन है तो प्रेशर उससे लो, जबकि इसमें उल्टा है। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक, शाबाश। अब इसके बाद में पूछ रहा है कि क्वेश्चन यहाँ पे है मेरे पास में, एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीजेज इन द ऑर्डर गिवन एज HCl HF HCl HBr HA। ये ठीक है, स्टेटमेंट 1 है, ये स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि एज द साइज ऑफ एलिमेंट फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इंक्रीज डाउन द ग्रुप द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ HF HCl HBr HI डिक्रीज। ये बात भी सही है, क्योंकि जितना साइज डिफरेंस दो एलिमेंट्स के बीच में ज्यादा होगा उतना बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होता है। अब देखो, हाइड्रोजन का साइज मान लो इतना, ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, ये आयोडीन है। तो डाउन द ग्रुप साइज डिफरेंस बढ़ जाता है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाती है। तो इसका मतलब ये दोनों स्टेटमेंट्स जो है सही है। यहाँ पे पूछ रहा है इन लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो मेरे पास में स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ये गलत है। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 और फॉल्स गलत है, ये भी। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, फिर पूछ रहा है स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर ट्रू, तो ये 4th ऑप्शन है इसका। इसके बाद में ये पूछा गया है कि ट्राइटियम यानी हमारे पास में आइसोटोप्स है ना, 11H12 यानी ड्यूटेरियम, फिर H13। यहाँ पे एक प्रोटॉन, यहाँ पे एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, यहाँ पे एक प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो ज्यादा है। अब स्टेबिलिटी बेल्ट में आने के लिए ये न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो कम होना चाहिए। ये 2:1 है ना, 2/1। तो ये कम करने के लिए क्या करेगा, ये न्यूट्रॉन्स को प्रोटॉन्स में कन्वर्ट करेगा। तो वो कैसे होगा, जब ये नेगेटिव रेज इमिट करेगा। और नेगेटिव रेज कौन सी है, बीटा रेज या बीटा पार्टिकल्स, ये इमिट करेगा। समझ में आया ना, ये आपने न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। उसके बाद में ऑप्शन पूछ रहा है कि मैक्सिमम टेम्परेचर दैट कैन बी अचीव्ड इन ए ब्लास्ट फर्नेस, तो इसके लिए ऑप्शन 1 सही है। ठीक है, उसके बाद में noble gases are named because of their inertness towards reactivity। ठीक, identify an incorrect statement। आपको incorrect statement देखना है कौन सा है। noble gases have very high melting point and boiling point। ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। incorrect statement तो फिर यही है, पहला वाला ही। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम रहता है नोबल गैसेस का। तो पहला वाला ऑप्शन सही है। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 56 यहाँ पे देखो, ये पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट विल रिएक्ट विद हिंसबर्ग्स रिएजेंट टू गिव सॉलिड। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या है, C6H5SO2Cl। इसके साथ में प्राइमरी अमाइन सेकेंडरी अमाइन रिएक्ट करते हैं, टर्शियरी रिएक्ट नहीं करता। अब जो प्राइमरी अमाइन है, प्राइमरी
प्राइमरी अमाइन बनाता है इसके साथ में प्रोडक्ट जो सॉल्युबल इन अल्कली रहता है। तो यहाँ पे आप देखो प्राइमरी अमाइन कौन सा है, ये देखो ये बोलता है कि विद हिंसबर्ग्स रिएजेंट टू गिव ए सॉलिड विच डिजॉल्व्स इन अल्कली। तो प्राइमरी अमाइन ऐसा करते हैं। इनमें से प्राइमरी कौन सा, ये तो सेकेंडरी अमाइन, ये वाला प्राइमरी है, तो ये करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद में अमंग दी फॉलोइंग एल्कलाइन अर्थ मेटल हैलाइड्स वन विच इज कोवेलेंट एंड इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। इनसॉल्युबल वो बोल रहा है कि वो जो विच इज कोवेलेंट एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। अब देखो कोवेलेंट कैरेक्टर उसमें ज्यादा रहता है जिसमें कैटायन छोटा होता है, क्योंकि चार्ज इन पे सब पे 2-2 होगा। जैसे स्ट्रोंशियम पे 2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम पे 2 प्लस, बेरिलियम पे 2 प्लस। लेकिन इनमें से जो सबसे छोटा कैटायन होगा ना उस पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा। तो कौन सा है वो, बेरिलियम क्लोराइड। क्लियर। तो ये बनाएगा कोवेलेंट कंपाउंड एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक। उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्मड इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या है, एसीटोन, ये है एसीटोन, ठीक, CH3। इसके साथ में लगाया है C2H5MgBr, तो C2H5MgBr। उसके बाद वाटर, उसमें C2H5 इधर जुड़ेगा, MgBr इधर जुड़ेगा, और उसके बाद में जब वाटर डालोगे तो ये बन जाएगा अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल। तो इस तरह का अल्कोहल बनेगा ये COH CH3 और यहाँ पे क्या होगा CH2 CH3, ये इथाइल ग्रुप है, ठीक है, ये वाला इथाइल ग्रुप CH2 CH3। तो ये क्या बन गया है, मैथ एथ प्रोप ब्यूटेनॉल है ये, मगर 2 ब्यूटेनॉल है, 2 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल। अब देखो यहाँ पे है क्या, 2 मिथाइल 2 ब्यूटेन 1 2 ओवल, ये है, ये वाला ऑप्शन नंबर C3 इसमें सही है। क्लियर, ये बात याद रख लेना। अब इसमें और एक चीज़ पूछ रहा है, BF3 इज प्लेनर एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, हाइब्रिडाइजेशन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम। ये BF3 है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो सिग्मा प्लस लोन पेयर इसमें 3 आएगा, तो इसका मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगी। और इसमें पूछ रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इसमें, ये दो और ये दो, यानी 6, यानी sp2 और 6, ये इसका सही ऑप्शन है। जिसने पेपर किया उसने भी सही लिखा है। उसके बाद में पूछ रहे थे द स्ट्रक्चर ऑफ बेरिलियम क्लोराइड एंड इन सॉलिड स्टेट एंड वेपर फेज। देखो सॉलिड स्टेट में बेरिलियम क्लोराइड जो है वो पॉलीमर बनाता है, ठीक है, चेन बनाता है, चेन। और जो वेपर फेज है उसमें वो डायमेरिक फॉर्म में रहता है। तो ये है 4th ऑप्शन इसका सही, ठीक है। उसके बाद में पूछा कि RBC डेफिशिएंसी इज डेफिशिएंसी बिकॉज ऑफ विटामिन B1 B2 और B6 B1 और B12 पूछ रहा है, B12 पूछ रहा है, ठीक है। B12 अगर होगा इसमें ये, तो B12 जो है ना, B12 की डेफिशिएंसी मानी जाती है RBC डेफिशिएंसी। तो इसमें ये करेक्ट ऑप्शन है। उसमें पूछ रहा है कि करेक्ट ऑप्शन फॉर द नंबर ऑफ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल्स इन ऑल 14 ब्रेवाइस लैटिसेस। ये हम क्लास में भी पढ़ते तो ये 3 ही रहते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये क्वेश्चन है, देखो उसको गौर से देखो। द मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl HCl and CH3CONA at infinite dilution is this and this 7 centimeter square per mole respectively. The molar conductance of COH at infinite dilution. देखो CH3COH का निकालना, तो CH3COH का कैसे निकालेंगे। मैं कहूँगा मोलर कंडक्टेंस ऑफ CH3COH इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस ऑफ CH3CONA प्लस HCl, ठीक है, मोलर कंडक्टेंस ऑफ HCl, और माइनस करेंगे हम NaCl, यानी आप माइनस ये निकाल रहे हैं, तो वहाँ पे क्या रह जाता है CH3CO और ये H, यानी CH3COH। अब यहाँ पे देखो, यानी इसका मतलब CH3CONA और HCl का आपको प्लस करना है, यानी लास्ट वाले दो जो है ना आपको प्लस करना है, ये और ये 426 प्लस 91,
ये होता है 527 517। तो इसमें से आप 126 कर दो माइनस, तो 126, तो ये 6 एक मिनट, तो ये कुछ 391 के आसपास, यानी 390 के आसपास। अब ये वाला ऑप्शन इसने भी सही दिया है, ठीक है, इसने भी सही किया ये। इसके बाद में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज प्रिपेयर्ड बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन याद रखना, एडिशन पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में फ़र्क है, ठीक है। एडिशन में क्या होता है, डबल बॉन्ड्स पे ये नई रिएक्शन होती है। अब इसमें देखो, इसमें ये जो है ना, ये वाला कंडेंसेशन है, ये कंडेंसेशन है, ये भी कंडेंसेशन, ये वाला टेफ्लॉन जो है, टेफ्लॉन इसका एडिशन पॉलीमराइजेशन से बनता है, ठीक है। उसके बाद में ये पूछ रहा था पीकेबी ऑफ डाइमिथाइल एमाइन एंड पीके ऑफ एसिटिक एसिड और दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली एट टेम्परेचर। द करेक्ट ऑप्शन फॉर द पीएच ऑफ डाइमिथाइल अमोनियम एसिटेट, डाइमिथाइल अमोनियम एसिटेट पूछ रहा है इन्हें, शाबाश। यहाँ पे क्या दिया है, पीकेबी और पीके दिया है, दोनों ये एसिटिक एसिड और डाइमिथाइल एमाइन, वीक बेस और वीक एसिड, ये मैं बताऊंगा। देखो इनका वीक एसिड का और वीक बेस का अगर आप पीएच निकालना चाहेंगे ना, तो इनके कॉम्बिनेशन से जो सॉल्ट बनता है वो हम निकालेंगे 7 + 1/2 pKa माइनस pKb। अब pKa कितना दिया हुआ है इसने, pK दिया है इसने, देखो ये pKb दिया है इसने 4.77 और ये दिया है 3.27। तो हम करेंगे ऐसा, 3.27 माइनस 4.77 ये दिया है उसने, और इसका लेना है हमें हाफ, ठीक है, और प्लस करना है 7। अब देखो यहाँ पे 3.27 इसका, इसमें से ये माइनस कर दो क्योंकि ये बड़ा है ना, तो यहाँ पे माइनस आएगा, देखो 1.50, लेकिन माइनस डिवाइड बाय कर दो 2, तो वो आएगा 0.7 के आसपास आएगा, 72। तो 7 माइनस 0 पॉइंट करना हमें, ये 7 माइनस 0.72, तो वो कितना बचेगा, वो देखो वो आएगा 6.28 के आसपास आएगा, 6.28 मान लीजिए इतना। तो इतना देखो कोई वैल्यू है क्या, 6.28 तो नहीं, 6.25 है, तो इसने भी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन पे टिक मारा है, तो ये वाला ऑप्शन आता है इसमें, ठीक है। इसके बाद में पर्टिकुलर स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो न्यू दिल्ली ब्रॉडकास्ट फ्रीक्वेंसी आप इतनी फ्रीक्वेंसी दे रहा है, किलो हर्ट्ज, याद रखना। हर्ट्ज मतलब पर सेकंड, किलो हर्ट्ज मीन्स 10⁻³ पर सेकंड, तो इसका मतलब इसमें किलो लगेगा। वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इतना द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकालना हमें। देखो वेवलेंथ बराबर रहता है C/λ, जो C/μ। अब यह आएगा 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, डिवाइड बाय आएगा 1.1368 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज आएगा, क्योंकि यहाँ पे मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे भी हम इसको किलो नहीं लिखेंगे, हम हर्ट्ज लिख देंगे, किलो हर्ट्ज नहीं लिखेंगे। तो वो आएगा 1.3, या मैं 1.3 लिखता हूँ, 1.3 इंटू 10⁻, इसके 3 और 3 0 यानी 10⁻6। अब 10⁸ में से 10⁻6 निकाल दो, यानी ऐसे इस तरह से बताऊंगा मैं इसको करके। ये आएगा लैम्डा इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाई 1.3 इंटू 10⁻6। ये हमने कैसे, क्योंकि 1366 कुछ था इंटू 10⁻3 था, तो हमने यहाँ पे डॉट लगा दिया, यानी 3 ये जो ना 3 डिजिट इधर लेके गए डॉट के इस साइड, तो ये बन जाएगा 1.3 इंटू 10⁻6 ही बन जाएगा। अब इसमें से ये ऊपर ले जाए, ये बन जाएगा 3 इंटू 10⁻2 डिवाइड 1.3, यानी ये कुछ मान लो 1.5 राउंड फिगर में अगर मान लेंगे, तो ये 3 को 1.5 से डिवाइड कर दो, तो ये 2 के बराबर आ जाएगा, 2, ठीक है।
तो 2 इंटू 10⁻², यानी 200 के आसपास, 2 इंटू 10⁻² मीन्स 200 के आसपास इसका आंसर। तो ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। उसके बाद में द राइट ऑप्शन फॉर द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन हेक्सागोनल प्रिमिटिव सेल। हेक्सागोनल प्रिमिटिव सेल मतलब 6 पार्टिकल्स, 6 का डबल आएगा टेट्राहेड्रल और 6 के बराबर आएगा ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। जितने पार्टिकल्स उतने ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल हमें आएगा, ऑक्टाहेड्रल बाद में है ना, तो ऑक्टाहेड्रल 6, तो 12 आएगा टेट्राहेड्रल। तो ये वाला ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन। शाबाश। अब ये क्वेश्चन, ये बहुत इजी क्वेश्चन भी है। द फॉलोइंग सॉल्यूशंस वर प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग। देखो इसने लिया था ग्लूकोज 10 ग्राम 250 ml में, 10 ग्राम यूरिया 250 ml में, 10 ग्राम सक्रोज 250 ml में ऑफ वाटर, ठीक है। अब इनको नाम दिया, इसको पहले वाले को दिया P1, P2 एंड P3। द राइट ऑप्शन फॉर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा रहेगी। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके मास में ज़्यादा रहेंगे? देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा तब रहेंगे जब मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूल का कम रहेगा, यानी मास तो दिया हुआ है, हम कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स इक्वल मास डिवाइड बाय मोलर मास, समझ में है ना। तो इसका मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोलर मास की। जिसका मोलर मास कम उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा, यानी उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा। अब वो आता है यूरिया का, यूरिया के बाद ग्लूकोज, ग्लूकोज के बाद में सक्रोज। तो इसका मतलब पहले P2, फिर P1, P3, P2, P1, P3, P2, P1, ये वाला फोर्थ ऑप्शन P2, P1, P3, तो ये वाला सही आएगा, ठीक है। उसके बाद में ये पूछ रहा है, देखो PCl5, SF4, BrF5 और BF3, इनका पूछा है कि इनकी ज्योमेट्री मैच कराओ, ठीक है। ये मैं बताता हूँ, इसका ट्रिक भी है मेरे पास में। देखो हमारे पास में पहले फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं 5 और इसने बराबर 5 बॉन्ड बनाए हैं, तो Cl5, ठीक है, तो 5 बॉन्ड बनाए हैं। तो इसका मतलब सिग्मा प्लस लोन पेयर यहाँ पे 5 ही आएगा। तो इसका मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp3 और d, sp3d, पेंटागनल ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल आएगा ये जियोमेट्री sp3d। उसके बाद में ये SF6, इसमें सल्फर में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 6 के 6 चले गए, SF6 बनाया इसने। तो ये बनाएगा फिर 6 बॉन्ड, लोन पेयर कोई नहीं, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आएगी 6, यानी sp3d2, s का 1 p के 3 और d के 2 हो गए 6। उसके बाद में ब्रोमीन के ऊपर रहते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो 7 में से इसने सिर्फ 5 बॉन्ड बनाए हैं, तो इसका मतलब इसने 1, 2, 3, 4, 5 बॉन्ड बनाए और एक लोन पेयर बचती है। तो इसमें सिग्मा प्लस लोन पेयर आता है 5 प्लस 1 आता है 6, है ना। तो इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp3d2। तो इसका भी ऑक्टाहेड्रल बनना चाहिए, इसका भी ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनना चाहिए, लेकिन इसमें लोन पेयर है तो इसमें बनेगा डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर बनेगा। अब BF3 में बोरान के पास में 3 इलेक्ट्रॉन रहते, तीनों के तीनों गए, तो इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यानी ये बनेगा ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। तो ये अब मिलाओ आप, देखो सबसे पहले इसकी बात करेंगे, PCl5 इधर आएगा, ठीक। उसके बाद में SF6 ऑक्टाहेड्रल बना दिया, राइट, इसने भी सही किया है। उसके बाद में BF3 ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा ट्राइगोनल प्लेनर, और ये BrF5 ये बनाया है स्क्वायर पिरामिडल। अब मैं बताऊंगा इसमें क्या है, ये कैसे बना सकते हैं। BrF5 में इसने देखो ये जब टोटल हाइब्रिडाइजेशन रहेगी ना इवन क्योंकि 6 है, देखो 2, 3 हो गए 5 और एक 6, तो इवन हाइब्रिडाइजेशन है ये। तो उस समय आपका जो लोन पेयर है वो एक्सियल पोजीशन ऑक्यूपाई करता है, देखो ये है, ये रहती है एक्सियल पोजीशन, ये रहती है इक्वेटोरियल पोजीशन। और अगर आपके पास में ये ऑड है
ऑड है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन ऑड है, तो तब लोन पेयर को सबसे पहले आप रखना इक्वेटोरियल पोजीशन पे, ये बात याद रखना। तो ये इसका ऑप्शन बनता है, तो इसने सही भी किया है। तो इसका मतलब ए के साथ 4, ए के साथ 4, बी A4 मैं बोलूँगा ऐसे, A4 B3 C1 B3 C1 D2, A4 B3 C1 D2, ठीक है। तो C1 D2 ये वाला, ठीक, यहाँ तक तो क्लियर है, शाबाश। तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। इसके बाद में पूछा इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एस्टेट, ये इथाइलिन, ठीक, फिर डाइमीन, फिर टेट्रा एस्टेट CH2CO नेगेटिव, CH2CO नेगेटिव, राइट, CH2CO नेगेटिव, CH2CO। देखो इसमें पूछा है कि आयन इज यूनिडेंटेड, नहीं ये हेक्साडेंटेड था, 1 2 3 4 5 6, इसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिल के बनाते, तो ये है हेक्साडेंटेड। तो ये वाला हेक्साडेंटेड यहाँ पे लिखा हुआ है, हेक्साडेंटेड विद 4 ऑक्सीजन, देखो एस्टेट के 4 ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के 2 डेंट है, इसमें दोनों एटम्स है, ठीक। उसके बाद में पूछा है कि द राइट ऑप्शन फॉर द स्टेटमेंट टिंडॉल इफेक्ट इज एक्सहिबिटेड बाय, ये बड़े पार्टिकल्स दिखाते हैं। तो बड़े पार्टिकल्स कौन है, जो सॉल्युबल नहीं होते वाटर में अच्छी तरह से, ग्लूकोज सॉल्युबल होता है तो छोटे पार्टिकल्स, यूरिया सॉल्युबल होता है, NaCl सॉल्युबल होता है, स्टार्च सॉल्युबल पूरी तरह से नहीं होता, ठीक है। तो ये बनाता है कोलाइडल सोल्यूशन, इसलिए दिखाया गया टिंडॉल इफेक्ट। ये आप लेबोरेटरी में भी 12th वाले या हाँ 12th क्लास में ये प्रैक्टिकल में भी करते हैं आप। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्मड इन डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ ब्रोमोपेंटेन इज, ये क्या बोल रहा है, 2 ब्रोमोपेंटेन। देखो हमारे पास 1 2 3 4 5, तो इस पे सपोज यहाँ पे लगाया मैंने ब्रोमो। अब ये बोल रहा है कि डिहाइड्रोहेलोजिनेशन यानी हाइड्रोजन और Br निकल रहा है, ये हाइड्रोजन यहाँ से भी निकल सकता है और ये हाइड्रोजन यहाँ से भी निकल सकता है, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन। लेकिन मैं बोलूँगा हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि जितना सबस्टिट्यूटेड एल्कीन होगा उतना वो ज़्यादा स्टेबल बनेगा। ये पेंटुईन बना रहा है ना, और ये किसका रूल है, ये है सेल्ज़ेफ का रूल है ना, सेल्ज़ेफ रूल कहता है कि मोर सबस्टिट्यूटेड इज मोर स्टेबल एल्कीन, ठीक। तो मोर सबस्टिट्यूटेड एल्कीन ही बनता है, ठीक है। ये पूछ रहा है कि डायहेड्रल एंगल ऑफ लीस्ट स्टेबल कन्फर्मर ऑफ इथेन, ये तो हमें मालूम है कि 0, जितना डायहेड्रल एंगल कम रहेगा उतनी स्टेबिलिटी कम रहेगी, ये बहुत आसान। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, इस केमिकल रिएक्शन को देखो इसमें यहाँ पे नज़र रखनी है आपको। ये जो दिया ना, इसने दिया है C6H5, फिर दिया है C डबल बॉन्ड O, फिर O C डबल बॉन्ड O C6H5, ये बेंजोइल पेरोक्साइड है, और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कौन सा इफेक्ट होता है, खराश इफेक्ट है ना। तो एंटी मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट बनता है, यानी ब्रोमीन जाएगा वहाँ पे जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। तो ज़्यादा हाइड्रोजन कहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इस साइड में 2 हाइड्रोजन, इस साइड में 1 हाइड्रोजन, तो ब्रोमीन जब यहाँ जाएगा तो समझ लेना कि वो मेजर प्रोडक्ट है। तो ये वाला 4th ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। मैं बोलूँगा 4th ऑप्शन, क्लियर। उसके बाद में पूछ रहा था करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 2,6 डाइमीथाइल डेक्फोरीन, ये बहुत इजी वाला क्वेश्चन है ना। आपको क्या करना है, 2,6 डाइमीथाइल देखना है, ठीक, और 4 है, इसका मतलब डबल बॉन्ड और एक मीथाइल ग्रुप नज़दीक होंगे, यानी 2 मीथाइल ग्रुप्स के दरमियान कहीं पे डबल बॉन्ड है। तो वो तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। लेकिन अब देखते हैं हम इन 4 पे कहाँ आता है। देखो ये 1 2 3 4 5 6 ये डाइमीथाइल है, और 1 2 3 ये 3 पे इन आता है, ये छोड़ दो, ये गलत है। फिर अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 पे आता है, लेकिन ये 5 पे आता है डबल बॉन्ड, ये भी छोड़ दो। उसके बाद में 1 2 पे मिथाइल 3, 4 पे डबल बॉन्ड, 5 6 यस ये वाला, 7 8 9 10 ये वाला जो है ना 4th वाला ऑप्शन सही है, ठीक। उसके बाद में ये पूछ रहा था ज़िरकोनियम एंड हाफनियम हैव सिमिलर एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये सिंपल सी बात है, लेंथेनाइड
कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है। ठीक है, ये हम एग्जाम्पल्स में भी पढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि दो स्टेट्स में दिए गए हैं। एक में बोल रहा है कि एस्प्रिन और पैरास्टामोल बिलोंग टू क्लास ऑफ नारकोटिक एनाल्जेसिक, ये गलत है। मॉर्फिन एंड हीरोइन और नॉन नारकोटिक एनाल्जेसिक, ये भी गलत है। तो इसका मतलब बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, तो ये वाला करेक्ट ऑप्शन है इसके लिए। उसके बाद में फिर पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन बी यूज्ड टू ऑब्टेन हाईली प्योर मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होना चाहिए, तो कौन सा मेथड, तो डिस्टिलेशन मेथड करेंगे हम। ठीक है, तो इसके बाद में द कंपाउंड विच शोज मेटामेरिज्म, इवन वाला है कि कोई इसमें इवन कार्बन वाला, ये वाला, तो ये वाला शो करेगा मेटामेरिज्म, शाबाश। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज द मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी एक कंपाउंड से एक मेटल निकलेगा दूसरा मेटल आएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे क्रोमियम की जगह एल्युमिनियम आया है। यहाँ पे तो कोई मेटल, एक मेटल की जगह दूसरा मेटल तो आया ही नहीं। इसमें देखो, इसमें भी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई, तो ये पहला ही ऑप्शन सही है, पहला ही ऑप्शन सही है। यानी एक मेटल की जगह ऑक्सीजन के साथ में दूसरा मेटल, यहाँ Cr2O है, यहाँ पे Al2O है, तो एल्युमिनियम ने क्रोमियम को डिस्प्लेस कर दिया। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग, इनकरेक्ट ढूंढना हमें। इसमें तो मुझे पहला ही ऑप्शन गलत, इनकरेक्ट लग रहा है। मोस्ट ऑफ द ट्राइवेलेंट आयन्स आर कलरलेस इन सॉलिड स्टेट, एक गलत है। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पे देखो 82, ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन एंड राइट रिलेशन। Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, सिंपल ये है, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, ये हम हमेशा पढ़ते हैं ना। उसके बाद में तो करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी, अब CX बॉन्ड एंथैल्पी CF की ज़्यादा रहती है, मिथाइल फ्लोराइड, उसके बाद में CH3Cl, उसके बाद में CH3Br, उसके बाद में CH3I। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सही है। उसके बाद में पूछा है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग 78% बाई वेट कार्बन एंड रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, ठीक, द राइट ऑप्शन ऑफ द एम्पेरिकल फार्मूला, द राइट ऑप्शन फॉर द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड इज, ये 78% बोल रहा है कि ये क्या है, कार्बन, और बाकी जो है बाकी परसेंटेज यानी 22% वो है हाइड्रोजन। आपको निकालना है इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, ये जो दिए है ना इनने परसेंटेज, इसको इनकी परसेंटेज को इनके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करना। उसके बाद में मतलब एक जो सिंपलेस्ट मॉलिक्यूलर वेट आएगा जो उससे दोनों को डिवाइड करना, तो आपको एक रेशो मिलेगा, वो रेशो होगा ऑलमोस्ट दिस CH3। ठीक है, तो इसके बाद में पूछ रहा था रिएक्शन ए गिव्स बी, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इतना माइनस दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंड एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन इज इतना, एक्टिवेशन एनर्जी दिया 9.6 यानी इसके डबल ऑलमोस्ट। द करेक्ट एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम इज, तो इसमें कुछ नहीं दिया है, तो कैसे पता चलेगा। एक्सोथर्मिक देखेंगे पहले, एक्सोथर्मिक इसमें ये है, ये नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं, ये एंडोथर्मिक है, ये भी एंडोथर्मिक, इसमें एक ही एक्सोथर्मिक है, वो तो यही है, तो बहुत आसान है, तो यही मार दो तुक्का। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, इसमें ये रिडक्शन रिएक्शन है, इसमें एक तरफ से एस्टर ग्रुप है और यहाँ पे देखो कीटो ग्रुप है, तो ये कीटो ग्रुप को सोडियम बोरोहाइड्रेट जो रिड्यूस करेगा, इसको रिड्यूस नहीं कर सकेगा, है ना इसको, तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा, ये छोड़ो ये वाला ऑप्शन, इसमें ये रिड्यूस नहीं हुआ, ये रिड्यूस हुआ। ठीक है, तो जिसमें सिर्फ कीटो ग्रुप रिड्यूस होगा वही वाला ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है, शाबाश। इसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास में, यहाँ पे बता रहा है कि मैच द लिस्ट
1 with list B, मतलब 2। SO2 plus O2 gives SO3, ठीक है, तो ये क्या है। इसके बाद में HOCl on this gives OH radical plus Cl radical, CaCO3 plus H2SO4 gives CaSO4 plus H2O plus CO2, राइट। उसके बाद में NO2 gives NO plus ऑक्सीजन। देखो सबसे पहली बात, ये जो है ना ये वाला, ये बनाएगा एसिड रेन, ये वाला एसिड रेन बनाएगा। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग भी, लेकिन इसको थोड़ा होशियारी से करना। देखो SO2 plus O2 gives SO3, ये ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन में भी, तो इससे भी मैच हो रहा है ये। तो मैं कहूँगा ए के लिए जो है ना वो कहूँगा मैं 4, ठीक। और बी के लिए आसान है, इसमें से फ्री रेडिकल्स निकलते हैं तो ओजोन डिप्लीशन होगी, तो इसके लिए आएगा 3, ठीक। इसके बाद में सी वाला, देखो यहाँ पे दिखा है इसने, ये एसिड रेन वाला आप कंफ्यूज कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2SO4 गिव्स CaSO4 H2O प्लस CO2। अब मार्बल के साथ में जब एसिड रेन पड़ती है तो वो क्या होता है, वो इस तरह की रिएक्शन होगी, कैल्शियम सल्फेट प्लस CO2 निकलता है। तो इसका मतलब सी वाले को लगेगा 1, और जो डी वाला है, डी वाला ये इसको मैं लिखूंगा कि इसको 2 लगेगा, यानी स्मोग। तो ये यहाँ पे मैच हो रहा है इसके साथ में A4B3C1D2, ठीक। उसके बाद में ये वाला, ये थोड़ा आसान है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। ये वाली रिएक्शन देखो, एक है बेंजीन COHCl एनहाइड्रस AlCl3 गटरमैन कोच रिएक्शन, ये ठीक है। तो इसको मैं इसके साथ में मिला दूंगा 2 के साथ, तो मैं कहूँगा A2 के साथ में मिलेगा। और बाद में ये वाली जो है, ये देखो इसमें CO और CH3 है, तो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन होगी, है ना, हेलोफॉर्म रिएक्शन NaOH के साथ में हेलोफॉर्म रिएक्शन करेगा। उसके बाद में RCH2OH प्लस RCOH, ये एस्टर अल्कोहल एसिड एस्टरिफिकेशन करेगा। उसके बाद में RCH2COH हेलोजन रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में यहाँ पे हेलोजनेशन होती है, उसको कहते हैं हेल-वुलहार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन, यानी HVZ रिएक्शन, आपने सुना होगा। तो ये इसके साथ में मैच होगा, राइट। तो अब क्या हुआ, A को 2, B को 3, C को 4, 2 3 4, लास्ट पे 1, 2 3 4 1, देखो कहाँ पे 2 3 4 और 1, तो ये वाला ऑप्शन इसका सही है। क्लियर। यहाँ पे देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स दिस गिवन सीक्वेंस इज नॉट स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज इंडिकेट अगेंस्ट इट। यहाँ पे H2O है, H2S है, H2SC है, H2T है। यहाँ पे पूछ रहा है इंक्रीजिंग pKa वैल्यूज। बात मेरी समझ में आ रही है। डाउन द ग्रुप इनका एसिडिक करेक्टर इंक्रीज होता है, तो Ka वैल्यू बढ़ेगा और pKa वैल्यू कम हो जाएगा। तो ये उल्टा, ये गलत है, ये वाला है ना, तो पहला ये गलत है। तो इनकी जो ये वैल्यूज हैं, ये Ka वैल्यूज है, नहीं कि pKa वैल्यूज, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कहूँगा फिर ये वाला जो है ना, ये वाला गलत है, पहला ये गलत है। इन दूसरों का भी देखते हैं। अमोनिया फॉस्फीन आर्सिन स्टिबीन, इसमें क्या है, इंक्रीजिंग एसिडिक करेक्टर, ये सही है। CO2 SiO2 SnO2 और PbO2 इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर, ये भी सही है, ठीक है। उसके बाद में HF HCl HBr HI इंक्रीजिंग एसिड, ये तीनों सही है, ये वाला सिर्फ गलत है, पहला वाला, तो वो ऑप्शन हमने दे दिया। उसके बाद में ये जो है ना, ये वाला इसमें पूछ लेते हैं रिएजेंट आर इन द गिवन सीक्वेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन इज, तो इसमें कौन सा रिएजेंट होगा, यानी आर जो है ना आपको निकालना है। ये भी आपको थोड़ा कंफ्यूज कर देगा। देखो यहाँ पे डायजोनियम साल्ट है, डायजोनियम साल्ट को क्या चीज़ डालेंगे कि वो यहाँ से N2 निकल जाएगा, N2Cl निकल जाएगा, ये क्वेश्चन है हमारा।
ये रिएक्शन हम अक्सर पढ़ते हैं, और इसमें जो करेक्ट ऑप्शन इसने दिया है ये तो गलत है, क्योंकि इसमें नेगेटिव पार्ट यहाँ पे अटैच हो जाता है इसकी वजह से। तो मैं कहूँगा कि इसमें अल्कोहल एक सही ऑप्शन है। अल्कोहल की प्रेजेंस में या फॉस्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाता है बेंजीन में। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हुआ, शाबाश। अब ये देखो, फॉर एन इरिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर आइसोथर्मल कंडीशंस, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा, तो इसका मतलब हीट अंदर से बाहर जा रही है। ठीक है, तो ताकि टेम्परेचर बराबर रहे, तो इंटरनल एनर्जी जो है वो भी फिर उसमें भी चेंज नहीं आएगी। चेंज किस में होगा फिर? एंट्रोपी में, यानी एंट्रोपी चेंज जो वो जीरो नहीं होगा। तो इसके लिए ये ऑप्शन सही है, इसने भी सही ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तक ये आ गया। इसके बाद में अब ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे इसमें बोला कि मैच लिस्ट 1 with 2। इसमें FeCN है 3 नेगेटिव, FeH2O6 3 पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इन दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। ठीक है, उसके बाद में FeCN 4 नेगेटिव है और FeH2O यहाँ पे दिया है इसने कितना, ये दिया इसने 2 पॉजिटिव, तो इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। तो अगर आप आयरन को देखेंगे, आयरन इज एक्चुअली D6 4s2 इस तरह, लेकिन अगर आप 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये बन जाएगा D5 सिस्टम, अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो D6 सिस्टम, इतना याद रखना। अब आप वाटर और इसको देखो, वाटर और CN को, वाटर वीक फील्ड लिगेंड है और CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। सबसे पहले हम ये देखते हैं D5 सिस्टम। देखो D5 सिस्टम में अगर वीक फील्ड लिगेंड रहा तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन, T2G में EG में 5 इलेक्ट्रॉन, राइट। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे? 5। जहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो वहाँ पे जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो 5 से ऊपर ही होगा और 6 से कम, यानी 5.9 के आसपास। समझ में आया? तो ये कहाँ पे होगा? जहाँ पे वीक फील्ड यानी वाटर। तो मैं बोलूँगा ये इसके साथ में मैच होता है फिर। अब उसके बाद में जहाँ पे FeCN होगा, CN, तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे सब पांचों के पांचों जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो होंगे T2G में, यानी इसका मतलब 2 पेयर्ड होंगे, एक अनपेयर्ड। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 1 पॉइंट समथिंग होगा, 1 पॉइंट समथिंग इसका मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। तो इसका मतलब इसका मैग्नेटिक मूवमेंट 1 पॉइंट समथिंग 1.73 है ना, यानी 2 से नीचे ही होगा। उसके बाद में इन दोनों में 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहा तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन नीचे, तो 0 मैग्नेटिक मोमेंट, तो इसका मतलब 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये आ जाएगा और बचता है ये, तो इसके लिए ये, क्योंकि इसमें 4 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो 4.9 बचेगा। तो अब क्या आया इसमें? मैं बोलूँगा A के साथ 4 और B के साथ 1, A4 B1 C2 D3, 4 1 A4 B1 कहाँ गया? हाँ, A4 B1 C2 D3, तो इसने भी सही ऑप्शन दिया है, तो ये वाला ऑप्शन सही है। अब इसके बाद में ये वाला देखो, ये पूछ रहा है कि यहाँ पे द स्लोप ऑफ RNS प्लॉट ln K वर्सेस 1/T ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, इतना स्लोप इतना दिया हुआ है, तो वैल्यू ऑफ E। देखो E जो रहता है ना वो बराबर रहता है माइनस ऑफ स्लोप इंटू R, माइनस स्लोप इंटू R। अब ये इसने स्लोप दिया है, इतना दिया है इसने, तो R वैल्यू इसने दिया है इतना, तो 8 पे जो हो गया 40 इंटू 10⁻³ यानी किलो उसमें हो जाएगा, वो किलो जूल्स। तो अब देखो 40 कहीं पे मैच होता है क्या? 40, हाँ ये यहाँ पे मैच होता है, क्योंकि 8 इंटू 5 करेंगे तो ये 40 के आसपास, और ये माइनस स्लोप इंटू ये माइनस वैल्यू प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में ये बचता है कि फ्रॉम द पेयर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक, जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, तो वो कौन सा है? देखो मनफी, आप करते हैं ना मनफी, ये मैंगनीज और आयरन ये दोनों नज़दीक नज़दीक है। इसमें मैंगनीज 25, इसमें 26। अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, इसने 3, तो इसका मतलब यहाँ पे 23, यहाँ पे भी 23। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आयरन है 26 में से 2 24,
यहाँ पे 25 में से दो तो 23, यानी इन दोनों के इलेक्ट्रॉन सेम नहीं, सो दीज आर नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक, यहाँ तक तो समझ में आया, शाबाश। अब ये वाला क्वेश्चन, इसमें इतने ग्राम हाइड्रोजन, इतने ग्राम, ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जो लगाते हैं, PV इज इक्वल टू nRT, तो यहाँ पे PV इज इक्वल टू N1 प्लस N2 इंटू RT लगाएंगे, फिर P आएगा बराबर N1 प्लस N2 RT डिवाइड बाई V आ जाएगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से इसने भी किया है शायद, तो ठीक ही किया होगा। तो ये अब इतना लंबा चौड़ा कौन जाएगा। इसके बाद में ये देखो, इसमें सोडियम एस्टेट है, ये सोडियम प्रोपेनेट है, ये इसमें से पता है इसने इथेन बनता है NaOH के साथ में ट्रीट करके, सोडियम कार्बोनेट निकलता है, तो ये डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, तो इसके लिए कैल्शियम ऑक्साइड लगता है। इसने भी सही ऑप्शन दिया है। ठीक है, तो ये बात सही है। अब ये रिएक्शन इसने पूछा है कि इसमें बताना X यानी इंटरमीडिएट क्या है। देखो ये है टॉल्वीन, क्रोमाइल क्लोराइड, CH2X H2O, ये एल्डिहाइड देता है। इसे शायद इटार्ड रिएक्शन, मुझे याद नहीं आ रहा रिएक्शन का नाम, लेकिन इसमें एक क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स बनता है, जहाँ पे वो बनेगा वही आपका सही आंसर है। तो वो कॉम्प्लेक्स यहाँ पे नहीं लिख रहा, ये है, इसने भी सही ऑप्शन दिया है, तो इंटेलिजेंट बच्चा है ये भी। उसके बाद में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉन लीनियर पूछ रहा है, नॉन लीनियर इन नेचर। सॉरी यार, मैं कंफ्यूज हो गया था, ये एक्चुअली नॉन पोलर है, नॉन पोलर, ये अब क्लियर हो गया। देखो ये है C डबल बॉन्ड OH, ठीक, इसके बाद में SB एंटीमनी है ना ये। अब इसको देखो, इसको, ये है SP, ठीक, उसके बाद में इसके ऊपर ये नाइट्रोजन फैमिली का है एंटीमनी, उसके बाद में Cl5 इस तरह होगा, तो इसका मतलब इसमें सिमेट्रिकल है, चारों तरफ से सेम एटमॉस्फेयर है। और ये जो POCl3 है, ये तो मुझे पोलर ही लग रहा है, Cl N2O भी कुछ बेंट है इस तरह से, तो इसमें से मुझे ये नॉन पोलर लग रहा है। तो नॉन पोलर ये है, क्योंकि इसकी चारों तरफ पोलरिटी सेम रहेगी, यानी बॉन्ड मूवमेंट सेम रहेगा, तो ये नॉन पोलर रहेगा, SbCl5। तो फिलहाल आज इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।